नमस्कार साथियों, हाउ आर यू friends? I hope you are well. Today we will talk about the second lecture in the class 12, chapter evolution. Friends, already we have discussed about the introduction of the evolution, as well as there are so many theories has given to evidence of the evolution. So now today we will talk about the theories of the evolution. यानी evolutions के कौन कौन से theory दिए गए हैं, चाहे वो लैमार्क वाल्स का हो, चाहे डार्विनिज्म हो, चाहे म्यूटेशन हो, चाहे सिंथेटिक टाइप का हो, यानी हम कह सकते हैं इन्हीं चारों theories को लेकर के हम evolution को जस्टिफाई करेंगे, क्लेरिफाई करेंगे, राइट? तो लेट नहीं करेंगे और वीडियो अच्छी लगेगी साथियों तो लाइक कमेंट से जरूर करिएगा। और आइए इस लेक्चर में देखते हैं, काफी छोटा लेक्चर है लेकिन इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा। देखिए हेडिंग पड़ा हुआ आप देख पा रहे होंगे, theories of the evolution, यानी हम इसमें क्या कह सकते हैं, there are many theories given। कौन सा theories given किएंगे भैया? तो पहला यहाँ बता देंगे, यहाँ फर्स्ट करके लेमार्किज्म, ठीक है ना? ठीक है, लेमार्क के द्वारा दिया गया सिद्धांत लेमार्किज्म कहते हैं। सेकंड नंबर अगर यहाँ देखूं मैं तो इसको भी देख लेंगे यहाँ पे बाबू, डार्विनिज्म। डार्विन साहब ने जो दिया था सिद्धांत डार्विनिज्म हो गया। थर्ड इसमें आ जाएगा आपका क्या, म्यूटेशन। देखो म्यूटेशन मतलब समझते हैं ना, म्यूटेशन की थ्योरी क्या थी, कोई भी चीज यानी म्यूटेशन एक प्रकार से क्या होता है, जैसे इवोल्यूशन हुआ है, म्यूटेशन अगर किसी चीज में हो जाए तो जानो उससे एक इवोल्यूशन हो जाता है। किसी चीज में परिवर्तन बार बार कंटिन्यू ग्रेजुअली होता रहे तो उससे एक न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन होता है, यानी स्पेसिएशंस का फॉर्मेशन हो जाता है, दैट इज कॉल्ड द इवोल्यूशन, यानी म्यूटेशन के अंतर्गत होता है। एंड थर्ड हम ले लेंगे इसमें कौन सा हो जाएगा भैया, तो इसमें लिख लेंगे हम लोग, देखिए मॉडल ऑफ सिंथेटिक थ्योरी। क्या समझ में आया? ये चार सिद्धांत हैं जो इस प्रकार को इस बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या है एवोल्यूशन के सिद्धांत, क्या है, क्यों एवोल्यूशन हुआ, कैसे हुआ, एवरीथिंग इन्हीं चारों के द्वारा जानकारी हमको हो जाएगी, राइट? चलिए अब आगे देखते हैं। अच्छा इसमें एक चीज और जान लीजिए, ये सब जो मिल जाते हैं तो इनको एक नाम से और जाना जाता है, इसको कहा जाता है बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बायोलॉजिकल इवोल्यूशन किसे कहते हैं, तो उन्हीं चारों सिद्धांत को कहा जाता है, डार्विनिज्म, लेमार्किज्म एंड म्यूटेशन थ्योरी हो जाएगा, और एक आपका मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, राइट? चलिए अब इसमें हम देखेंगे सबसे पहले बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के अंतर्गत भैया हेडिंग ले लेंगे हम लोग किसका, लेमार्क साहब का। इसका हो जाएगा लेमार्किज्म। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है लेमार्किज्म। लेमार्किज्म एक नाम कहता है, ये कहता है यूज जैसे का डिस यूज करना, राइट? या हम लोग अभी बात करेंगे इसी में एक्वायर्ड कैरेक्टर की बात करेंगे, यानी समाज में पाए जाने वाले कैरेक्टर्स एक जनरेशन से उस जनरेशन में या पेरेंट्स से, माता पिता से बच्चे में पास आउट होते हैं, ऐसा इन्होंने भाई साहब ने कहा था, क्योंकि इसका विरोध भी कुछ लोगों ने किया था। अच्छा ये क्या कहते हैं लेमार्क साहब, जिस ऑर्गन का जितना तुम यूज करोगे दैट विल बी द डेवलप, कम करोगे लेस डेवलप। अर्थात इन्होंने पहला सिद्धांत इसमें अपना क्या बताया भैया, देखो लेमार्क ने, जैसे होता क्या इसमें, जैसे चेंज कोई होता है, जब चेंज एनवायरमेंट फोर्स जब लगता है, अर्थात हम क्या कह सकते हैं इसमें, किसी भी ऑर्गेनिज्म का यूज हम जितना ज्यादा, ऑर्गन का यूज जो है अगर आप बहुत ज्यादा करेंगे तो वो जो ऑर्गन हो जाएगा क्या होगा, डेवलपमेंट उसका ज्यादा हो जाएगा, वो डेवलप ज्यादा हो जाएगा। यानी जिस चीज का आप यूज ज्यादा करेंगे वो चीज का विकास होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। लेकिन अगर ऑर्गन का अगर यूज जो है हम कम कर दें तो उसका विकास क्या होगा, डेवलपमेंट क्या होगा, डेवलप भी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। क्या इतनी बातें समझ आई हैं? इसी को यूज एंड डिसयूज सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, राइट? तो पहला पॉइंट तो उन्होंने ये बता दिया था।
अगर मैं सेकेंड पॉइंट की बात यहाँ पे करूं, देखो भैया, ये कहते हैं कि कोई भी ऑर्गन जो होता है, कोई भी ऑर्गन, इस ऑर्गन में क्या होता है, ये ऑर्गन या तो इधर कुछ डेवलप करता है, या तो डेवलप करता है न्यू ऑर्गेनिज्म को, या हम कह सकते हैं कि ये ओवरऑल मॉडिफिकेशन हो जाता है, या मॉडिफाई मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग ऑर्गन। ये कब संभव है, जब इन्वायरमेंट में थोड़ा बहुत क्या होता है, चेंज हो जाता है। ध्यान समझिए क्या कहना चाहता है। अब आपके वातावरण में कोई चेंज हो गया हो, इन्वायरमेंट में कोई चेंज हो जाए, तो आप क्या करेंगे, ये कहते हैं सिद्धांत इनका ये लेमार्क कहता है कि इन्वायरमेंट में कोई फोर्स ऑफ चेंजेस अगर हुई है, तो यह ऑर्गेनिज्म क्या करता है कि एक न्यू ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करता है, या कोई न्यू मॉडिफिकेशन करता है एग्जिस्ट करने के लिए। तो यानी ये कहना चाहते हैं, जैसे मान लो इन्वायरमेंट में गर्मी बहुत ज्यादा हो जाए, तो आप ठंडी वाला कपड़ा नहीं पहनेंगे, आप जो अपने आप को क्या करेंगे, चेंज करेंगे, मॉडिफाइड करेंगे। अर्थात इन्वायरमेंट में किसी भी प्रकार के अगर चेंजेस दिखाई पड़ते हैं, तो उसका इम्पैक्ट आपको दिखाई पड़ता है आपके बॉडी के ऊपर, राइट। ये दो सिद्धांत इन्होंने बताया। तीसरी बात क्या उन्होंने कहा भैया, उसको भी देख लेते हैं। इन्होंने क्या कहा, देखो इन्होंने कहा कि कोई भी मान लो कैरेक्टर है, कोई भी कैरेक्टर है, अगर इसको हम एक्वायर करते हैं, क्या करते हैं, इसको एक्वायर माने पाते हैं, इसको हम लोग एक्वायर्स करते हैं। कहाँ से मिलेगा ये एक्वायर्स, कहाँ पर, इन द लाइफ इज आल्सो पास्ट, पास्ट कहाँ पर, इनटू नेक्स्ट जनरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कह दिया था। आपने मान लीजिए कोई एक्वायर्ड समाज में, सोशल में, अपने इस पूरे इन्वायरमेंट में कोई आपको परिवर्तन मिल गया, आपने कोई एक्वायर कर लिया कैरेक्टर, वह कैरेक्टर पास आउट हो जाता है अगले पीढ़ी में, ऐसा इन्होंने कहा था। जैसे मान लो एग्जाम्पल देता हूँ, सपोज ये अगर टेल हो जाए इसकी, लिजार्ड की छिपकली यानी अगामा गामा, अगर छिपकली की पूंछ को काट दिया जाए, तो क्या उसके बच्चे भी सारे पूंछ बिना कटे वाले पैदा होंगे, यानी जितने बच्चे होंगे बिना पूंछ के होंगे। यानी वो छिपकली ने जो पूंछ कटा है, क्या उसको पैदाइशी मिला है, नहीं, उसने समाज में ऐसा आपको क्या क्या एक्वायर किया है, यानी समाज की किसी कारण वजह से उसकी पूंछ कट गई होगी, इस वजह से उसने एक कैरेक्टर एक्वायर कर लिया। लेकिन अब अगले कैरेक्टर में, अगले जनरेशन में पास होगा कि नहीं होगा, इस बात पर भी मतभेद है। लेकिन इन्होंने कहा नहीं, कैरेक्टर पास आउट हो जाते हैं कहाँ पर, अगर हम कहीं पर कोई भी कैरेक्टर्स को कहाँ लेते हैं, अगर हम आगे, जैसे देखो इन्होंने कहा, क्या कहा इसमें, देखो पास आउट द कैरेक्टर्स ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन। अर्थात इसमें सिंपल इन्होंने ये बता दिया है कि आप जैसे अभी इस तरीके का सिद्धांत, इसके सिद्धांत को लोगों ने क्या किया, प्रोटोप्लाज्म के द्वारा अभी देखेंगे, जर्म प्लाज्म के द्वारा या सोमेटोप्लाज्म। अगर जर्म प्लाज्म में कोई परिवर्तन हो रहा तब तो जाएगा, लेकिन सोमेटोप्लाज्म होगा जो भी नहीं जाएगा। इसके लिए एक साइंटिस्ट अभी देखेंगे, इसको विरोध कर देंगे। देखिए इन्होंने एक शब्द और कहा था, देखिए इन्होंने क्या दिया, इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था, देखो एक एग्जाम्पल दिया इन्होंने, गेप किया था इसको, जिराफ, क्या नाम था इसका भैया, जिराफ। इसने कहा कि मान लो जो लीव्स होती हैं खूब हाइट पर होती थी, ऊंचाई पर ज्यादा होती थी, इस वजह से इसने अपने आप को क्या कर दिया, अडॉप्ट कर लिया, ढाल लिया, बाई लॉन्गेशन ऑफ नेक। क्या मेरी बात में समझ में आ रही बाबू, पत्तियां बहुत जैसे नजदीक थी, तो अपना जिराफ पहुंचा था, अब पता लगा पत्तियां और ऊपर चली गई, अब और जिराफ कूदेगा और गर्दन उठाएगा, और ऊपर चली गई, गर्दन उठाता चला जाएगा। अर्थात इन्होंने कहा कि इस नेक का जितना उसने यूज किया, उतना ज्यादा वो डेवलप हो गया, और नेक उसकी क्या हो गई, बहुत लंबी हो गई, लॉन्गेट हो गई। अर्थात उसने अपने आप को ढाल लिया, अडॉप्ट कर लिया इन्वायरमेंट में रह करके। जिस इन्वायरमेंट में रहेंगे, जैसा वेशभूषा होगा, जैसी वहाँ की क्वालिटी होगी, उसी क्वालिटी के अकॉर्डिंग हम अपने आप को क्या करते हैं, ढालने का प्रयत्न करते हैं, राइट। चलिए आगे देखेंगे, इसमें क्या कह रहा है भैया, पचवा। इन्होंने कहा कि ये सब तभी संभव हो पाया है जब ये स्लोली, बहुत वर्ष लगा होगा इनको, स्लोली ओवर ईयर्स केम टू एक्वायर लॉन्ग नेक।
अर्थात ये कहना चाहते हैं कि गर्दन आज आपने देखा तुरंत लंबा हो गया नहीं, न जाने कितने वर्ष का इनको तपस्या करना पड़ेगा, इस कैरेक्टर्स को एक्वायर किया इसने और धीरे धीरे अपने आप को अडॉप्ट करके और हजारों साल बाद तब जाकर के उसकी गर्दन क्या हुई, लंबी हुई। राइट, चलिए अगला देखेंगे। इसमें एक पॉइंट और समझ लेंगे, नोट करके बता देता हूँ। देखो नोट, लेमार्क जो थे, ये जो लेमार्क साहब थे कहाँ के थे? लेमार्क वाज ए फ्रेंच नेचुरलिस्ट। जो इन्होंने सिद्धांत दिया था उन्हें सिद्धांत का नाम क्या है? लेमार्किज्म कहा जाता है। आपको समझ में आई की बात है? कहाँ के रहने वाले हैं? फ्रेंच के एक नेचुरलिस्ट थे, यानी कि प्रकृतिवादी थे, जिन्होंने बताया अपना सिद्धांत है जिसका नाम क्या पड़ गया? लेमार्किज्म के नाम से जाना। राइट है ये बात। एक यहाँ पे नोट नंबर 2 देखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये भी। देखिए इनका जो थ्योरी था, यानी एक थ्योरी था भैया जिसका नाम होता, अभी मैंने आपको बताया था, जर्मोप्लाज्म। ये किसने दिया था भैया? विशमैन साहब। क्या नाम था इनका? विशमैन। अब विशमैन साहब ने इस बात को डिस्प्रूव कर दिया, डिस्प्रूव कर दिया दिस थ्योरी को, डिस्प्रूव करना, डिस्प्रूव दिस थ्योरी। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कट कर दिया किसका? टेल, कट द टेल ऑफ माइस। कब तक? लगभग 22 जनरेशन तक इन्होंने देखा, देखा कि छिपकली या सॉरी माइस के पूंछ को बार बार 22 जनरेशन तक काट रहे हैं। और उसके उपरांत भी क्या देखा इन्होंने? उन्होंने देखा कि जो जर्नलिस्ट जो थे इन्होंने देखा कि अपीयर हो रहा है, फिर भी क्या अपीयर्ड नेक्स्ट टाइम टेल्स, यानी अभी भी टेल्स उनके पास अवेलेबल है। आप सोचिए उसने तो क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि साहब अगर आप एक्वायर करते हैं कोई कैरेक्टर अपने जनरेशन में तो आगे पास आउट हो जाता है। अब हमने पूछ काट दिया था फिर भी अभी देखा निकल रहा है, तो वो तो कैरेक्टर पास हुआ ही नहीं, यानी इसको डिसअप्रूव कर दिया इनके सिद्धांत को। क्लियर है ना? अर्थात इन्होंने कहना क्या चाहता था? देखो ये क्या कहना चाहते हैं, इन्होंने कहा कि दो प्रकार के कैरेक्टर होते हैं। देखो एक है जर्मोप्लाज्म, जर्मोप्लाज्म, और एक होता है, ध्यान देना, इसका नाम है सोमेटोप्लाज्म, सोमेटोप्लाज्म। इसको समझ लेना। जर्मोप्लाज्म मतलब होता है हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स, अगर उसमें कोई परिवर्तन होगा तो अगले जनरेशन में पास आउट हो जाएगा, यानी इसमें अगर कोई चेंज होगा तो ये पास हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर सोमेटोप्लास्ट में होगा, अर्थात हमारी पूरी बॉडी सोमेटिक होती है, अब उस सोमेटिक बॉडी में कोई परिवर्तन होगा, दे कैन नॉट बी पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। यहाँ पास होगा तो लेकिन जब पास नहीं हो पाएगा। इतनी बातें जो आपने देखा भैया, ये किसकी बातें थी? लेमार्क साहब की। आई होप कि आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत आया नहीं होगा। राइट है, चलिए इसकी सॉल्व लीजिए, फिर अगला मैं बताता हूँ। चलिए देखिए, थियरी ऑफ द एवोल्यूशन के अंतर्गत हम देखेंगे डार्विनिज्म क्या है। लेमार्क खत्म हो गया। डार्विनिज्म को नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं, नेचर के द्वारा सिलेक्ट किए जाने वाले। अर्थात चार्ल्स डार्विन साहब क्या थे? इन्होंने इन हिज पीरियड, जब इन्होंने अपनी जल यात्रा की थी, कहाँ से? देखो भैया, गैलापागोस आइसलैंड, ठीक है ना, ये लोकेशन कहाँ पे है? पैसिफिक ओशियन है ये, ठीक है, यानी प्रशांत महासागर, उस कहाँ पर है ये? नियर द साउथ अमेरिका। यहाँ से इन्होंने अपना खेल शुरू किया था। और अल्फ्रेड वेलेस एट द सेम विजिट, उन्होंने बिल्कुल सेम विजिट किया था। कहाँ से? मेले आर्कीपेलोगो आइसलैंड्स, ये कहाँ पे पड़ता है? तो ये इंडियन ओशियन में है। इन दोनों ने सेम टाइम सेम विजिट को शुरू किया था, सेम विजिट पे शुरू किया। लेकिन जो डार्विन थे और जो वोलेस साहब थे, दोनों इन्फ्लुएंस थे एक थ्योरी से। उस थ्योरी का नाम क्या था भैया? पॉपुलेशन थ्योरी। इस पॉपुलेशन थ्योरी से बहुत प्रभावित थे ये। किसने दिया था? थॉमस माल्थस। तो इनके द्वारा दिए गए सिद्धांत पॉपुलेशन थ्योरी, उससे ये लोग बहुत प्रभावित थे। लेकिन वो पॉपुलेशन थ्योरी कहता क्या है? तो पॉपुलेशन थ्योरी आप देख पाते होंगे कहता क्या है, तो इसको हम बता देते हैं। यहीं पर समझो पहला पॉइंट, ये कहते हैं कि पॉपुलेशन के पास, जो पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन के पास इतनी ज्यादा टेंडेंसी होती है, क्षमता होती है, क्या होती है? टेंडेंसी, कि क्या कर सकता है ये? टू ग्रो एक्सपोनेंशियली, एक्सपोनेंशियली ये ग्रोथ कर सकता है। लेकिन बट डज नॉट, बट डज नॉट, ये क्या नहीं कर सकता है? पॉपुलेशन के पास क्षमता तो एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करेगा, बट डज नॉट एज द नेचुरल
resources, natural resources are limited. देखिए ये तो कहता है कि चलो ठीक है ग्रोथ कर लीजिए, बट डज नॉट द नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज जैसे क्या होता है लिमिटेड होते हैं। भाई ये नेचुरल रिसोर्स तो लिमिटेड है, ठीक है, लेकिन यही चीज उन्होंने इस पॉइंट में रखा कि हाँ नेचुरल रिसोर्स हमारा लिमिटेड होता है और उसके ऊपर टेंडेंसी होती है कि एक्सपोनेंशियली रूप से ग्रो कर सकता है पॉपुलेशन। तो पहला पॉइंट उन्होंने ये समझाया। दूसरे में ये कहा कि नो टू इंडिविजुअल सिमिलर, दो ऑर्गन क्या नहीं हो सकते आपस में सिमिलर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इन दोनों में क्या होगा, दे शो वेरिएशन, ठीक है, बहुत सारे मोस्ट ऑफ इनहेरिटेबल, यानी दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में सिमिलरिटीज हो सकती है। होगा क्यों नहीं होगा भाई, इंडिविजुअल है तो सिमिलर होंगे, उसमें कुछ वेरिएशंस भी दिखाई पड़ते हैं, वही चीज उन्होंने बता दिया है सिमिलर होने। अब तीसरा पॉइंट क्या बताया इन्होंने, देखो इन्होंने कहा जो साइज होता है पॉपुलेशन का, साइज ऑफ पॉपुलेशन ये क्या होता है, स्टेबल होता है, लेकिन कहां पर, एक्सेप्ट सीजनल फ्लक्चुएशन, यानी सीजनल में कोई फ्लक्चुएशन ना हो जाए, नहीं तो हमारा जो पॉपुलेशन होता है बहुत स्टेबल होता है, स्थिर होता है। मान लो सीजन बहुत ठंड, कड़ाक वाली ठंड आ गई तो आदमी के अंदर पॉपुलेशन स्टेबल रहेगी, वो समझ जाएंगे, विलुप्त हो जाएगा पूरा कहानी। तो वही कह रहा है सीजन में कोई परिवर्तन ना हो तो हमारा जो पॉपुलेशन हो क्या है, वो स्टेबल ही रहेगा। राइट बात यहाँ पर। अगला देखेंगे इसमें, एक पॉइंट और समझेंगे इसमें, इस बारे में लोगों ने कंसिडर किया, कंसीडरिंग दिस पॉइंट, जो डार्विन साहब थे, डार्विन ने प्रपोज कर दिया, प्रपोज्ड अपना एक थ्योरी था जिसका नाम होगा डार्विनिज्म, समझ आया, ये बात इन्होंने समझाने का काम किया। अब हम देखेंगे इन्होंने कुछ डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन बताया है। क्या बताया भैया, डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन। देखिए ये कह रहे हैं कि जो डिफरेंट इंडिविजुअल है उसमें तरीका तो और अलग होगा, यानी जो डिफरेंट इंडिविजुअल होते हैं, इन डिफरेंट इंडिविजुअल में जो रिप्रोडक्शन होगा एट डिफरेंट एज पर होगा और डिफरेंट रेट पर होगा। यानी ऐसा नहीं कि सभी ऑर्गेनिज्म में एक ही उम्र में रिप्रोडक्शन होगा, एक ही, जैसे किसी में आप देखेंगे एक बार मछलियों में देखो, जैसे एक बार में मतलब कह सकते हैं 10 20 50 हो सकते हैं, फ्रॉक्स में कुछ और स्पीशीज, ह्यूमंस में देखेंगे सिंगल होगा, डबल भी हो सकते हैं ट्विंस वगैरह में। यानी ये कहना चाहता है कि रेट अलग होगा, एज अलग होगी दोनों को रिप्रोड्यूस करने का, यही चीज उन्होंने बताया इस डिफरेंशियल प्रोडक्शन में। अर्थात इसमें इन्होंने बताया, अब नेचुरल रिसोर्स क्या बताता है, नेचुरल रिसोर्स लिमिटेड है ना, नेचुरल रिसोर्स क्या है, लिमिटेड है, उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले इसको आप स्क्रीनशॉट लें। चलिए भैया अब देखिए इसमें अगला क्या था, स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस। भाई आपको एग्जिस्ट करना है, अपने अर्थ पे आना है तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। स्ट्रगल कैसे होगा, कंपटीशन करना पड़ेगा। कहाँ पर हो सकता है कंपटीशन, या तो इंट्रा स्पेसिफिक होगा यानी विद इन द स्पीशीज हो सकता है, या इंटर स्पेसिफिक होगा यानी बिटवीन द स्पीशीज हो सकता है। दो स्पीशीज के बीच में कंपटीशन करिए इंटर वाला, एक ही स्पीशीज के अंदर करिए इंट्रा। फिर देखेंगे वेरिएशन जो होता है ये अकॉर्डिंग टू द डार्विन, डार्विन कहते हैं कि जो वेरिएशन होता है ये दो प्रकार, मतलब दो टाइप के बन सकते हैं, एक स्मॉल हो सकता है, डायरेक्शनल होगा, छोटा वेरिएशन होगा जिससे बाद में म्यूटेशन कॉज करेगा, और डायरेक्शनल होगा एक दिशा में जाएगा। नेचुरल सिलेक्शन आप जानते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन का होता है कि नेचर किसी ना किसी व्यक्ति को फिट करेगा। आप अपने आप को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको नेचर के अकॉर्डिंग फिट करना पड़ेगा, कहते हैं समय और परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना चाहिए, तभी आप समाज में या अर्थ पर या कहीं एक क्षेत्र में आप अपने आप को एग्जिस्ट कर पाएंगे। अन्यथा आप सोचिए कि आप ज्यादा स्मार्ट बनेंगे, नेचर के खिलाफ जाएंगे तो नेचर के खिलाफ जाकर के अपने आप को आप सर्वाइव यानी फिटेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो वही चीज उन्होंने कहा
कि क्या है नेचर सिलेक्शन, कहता है कि नेचर सिलेक्ट करता है किसी व्यक्ति को, अर्थात फिटेस्ट इंडिविजुअल विद द यूजफुल वेरिएशन, यानी आपके अंदर कुछ यूजफुल वेरिएशन होगा तो आप नेचर में फिट हो पाएंगे, ठीक है, जिससे क्या हो सकता है, विच लीव द मैक्सिमम प्रोजनी, जिससे आप अपनी प्रोजनी को भी इस संसार में इस अर्थ पर खूब से खूब ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस कर पाएंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट था, इस टर्म को किसने दिया था पहली बार, हार्बर्ट स्पेंसर साहब ने दिया था, राइट है, हार्बर्ट स्पेंसर। अब हम बताते हैं कुछ एग्जाम्पल क्या है जो नेचुरल सिलेक्शन के एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझा पाएंगे, नेचर में कैसे अपने आप को ढालना है ये इस एग्जाम्पल से समझेंगे। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना है कि एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले तो हम यही बता देंगे इंडस्ट्रियल क्या होता है, इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म, राइट। सेकंड अगर आपसे बोला जाएगा तो क्या कहेंगे, डार्विन यानी एक्सप्लेन, ये आगे बताया जाएगा। तीसरा इसमें आप समझ लेंगे भैया एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट माइक्रोब्स, और एक चौथा भी इसमें समझ लेंगे कौन सा सिद्धांत हो जाएगा, इवोल्यूशन, क्या हो जाएगा, इवोल्यूशन ऑफ पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट मॉस्क्यूटो, क्या हो जाएगा ये, मॉस्क्यूटोज। यानी इन्हीं चारों सिद्धांत के या चारों एग्जाम्पल से कंफर्म कर रहे हैं कि हाँ साहब ये नेचर में कैसे नेचुरल सेलेक्ट कर पाता है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे ये वाला जान लीजिए इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म वाला समझ लीजिए क्या है, यही मेन इंपॉर्टेंट है। देखिए अब इसमें मैं अगर आपसे बताऊं, इसमें समझेंगे हम लोग, देखो बाबू सबसे पहले हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल वाले, ठीक है, तो ऐसा करो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इसको अगले पेज से बताता हूँ। चलो भैया देखो, इंडस्ट्रियल यानी हम बता सकते हैं किसको, इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म में क्या समझेंगे, इंग्लैंड में था ये, देखो बिफोर द इंडस्ट्री, जब इंडस्ट्री नहीं लगी थी यानी 1850 के अंतर्गत देखेंगे, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा क्या था, नहीं था, पॉल्यूशन था ही नहीं, इंडस्ट्री था नहीं, पॉल्यूशन नहीं था। लाइकेन क्या करते थे, बार्क ऑफ ट्री को कवर कर रखते थे, तो उसमें दो प्रकार के एक मोथ होते हैं कीड़े, यानी जिसको आप कह सकते हैं, जैसे एक होता है व्हाइट विंग, जिसके व्हाइट विंग वाले मोथ होते थे पंख वाले, ये कुड भी इजिली, ठीक है, इस कमोफ्लेज कर सकते थे इन द लाइट बार, यानी जहां लाइट होता था उस एरिया में जो व्हाइट विंग होता था अपने आप को सेव कर लेता था। देखो एक है बैक, सॉरी कहाँ गए वो, हाँ कमोफ्लेज, कमोफ्लेज मतलब होता है कि बचाना छिपाना, कोई इनको खा नहीं ले इस वजह से अपने आप को छिप जाते थे ये, लेकिन इजिली, लेकिन कौन मर जाता था, देखिए लिखा व्हाइट वाला क्या होता था, व्हाइट वाले में क्या होता था, इजिली प्रेडिकेटेड बाय द बर्ड, यानी इसको खा लेता था, लेकिन जो हमारा व्हाइट विंग वाला हमारा क्या था, मौत इसको कॉमन फ्लेस कर लेता था, अपने आप को छिपा लेता था। डार्क वाले की कहानी क्या होती थी, डार्क वाला बेचारा ये मौत जो कि मिलेनाइज्ड होता था, इसको आसानी से लोग खा लेते थे क्योंकि पहचान जाते थे। अब हुआ क्या, जब यहाँ पर इंडस्ट्री आ गई यानी 1920 के करीब में, तब देखो क्या हुआ, पोल्यूशन इंक्रीज हुआ, लाइकेन डिसअपियर हो गए, ग्रो पोल्यूटेड एरिया ड्यू टू द पोल्यूशन ट्रीज बार्क बिकम द डार्क, अब जो बार्क थे ट्रीज के पौधे के जो बार्क होते थे वो डार्क हो गए, क्यों, पोल्यूशन ज्यादा हो गया। पोल्यूशन ज्यादा होने से क्या दिक्कत आया, देखो जो व्हाइट वाले थे अभी तक, यहाँ पर जो व्हाइट वाले अभी तक बच जाते थे, ये व्हाइट वाले क्या हुए, मौत, इजिली प्रेडिक्टेड, यानी इनको आसानी से चिड़ियों के द्वारा खाया गया। लेकिन डार्क विंग क्या किया गया, इसको अपने आप को अब क्या कर रहा है, सिलेक्ट कर रहा है, बचा रहा है, कमोफ्लेज कर रहा है, अर्थात हमने क्या देखा कि नेचर ने सिलेक्ट कर दिया किसको रहना है किसको नहीं रहना है, तो ये नेचुरल सिलेक्शन हो गया किसका, ऑन द बेसिस ऑफ द पोल्यूशन, राइट। चलिए इसको लीजिए फिर अगला बता देता हूँ। चलिए भैया इसमें देखेंगे कुछ माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट में क्या था, जैसे यहाँ पर लिया गया है कल्चर मीडियम में कुछ कॉलोनी था बैक्टीरिया का, बैक्टीरिया एक ग्रुप है, इसमें यहाँ पर कुछ वेरिएशन दिखाया गया है और यहाँ पर चेंज कर दिया गया मीडियम को, यानी टेम्परेचर पीएच या न्यूट्रिएंट बढ़ा दिया गया, चेंज कर दिया मीडियम को, क्या आपको दिखाई पड़ा, यहाँ पर देखा गया कि बाकी के जो बैक्टीरिया के जो ग्रुप थे वो सब डिस्ट्रॉय हो गए हैं, लेकिन कॉलोनी बी वाला जो था क्या अभी भी सेफ है, यानी हम कह सकते हैं कि कॉलोनी बी वाला अभी सेफ है, अर्थात
these are the survived may be the due to the variation as the adaptation in the new environment, यानी इसके अंदर बहुत ज्यादा क्षमता है, नए कंडीशन में अपने आप को अडॉप्ट करने की क्षमता है. Here the understanding the fitness of the bee is better than A in the new condition. यानी बी के पास इतनी क्षमता है कि ए की तुलना में अलग अलग कंडीशंस में अपने आप को क्या कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है. यानी हम कह सकते हैं कि माइक्रोबियल फिटनेस के आधार पर भी हम नेचुरल सिलेक्शन को अच्छे से समझ सकते हैं. अगला जो आप देखते हैं, अगले में था पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस मॉस्किटो वाला. तो देखो इसमें क्या था, एक्सेस ऑफ द हर्बिसाइड पेस्टिसाइड. ये जब ज्यादा मात्रा में हर्बी और पेस्टिसाइड डालते हैं तो इसका रिजल्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस वेरिएशन इन द मच लेसर टाइम. ठीक है, दिस इज द एंथ्रोपोजेनिक एक्शन. इसको एंथ्रोपोजेनिक एक्शन कहा जाता है जब ह्यूमंस के द्वारा किया जाता है. इस प्रकार के एवोल्यूशन को एंथ्रोपोजेनिक एक्शन के नाम से जानते हैं, अर्थात ह्यूमन मेड होता है ये. इन्होंने एक अगला चौथा था म्यूटेशन. म्यूटेशन को सबसे पहले किसने दिया भैया, ह्यूगो डी बेरीज इन्होंने दिया था. इन्होंने किस पे वर्क किया है, तो देखिए वर्क ऑन द इवनिंग प्राइमरोज. एक प्लांट्स है जिसका नाम है इवनिंग प्राइमरोज, या इसी का दूसरा नाम देखेंगे तो ओइनोथेरा लेमार्कियाना. ठीक है, ओइनोथेरा लेमार्कियाना पर अध्ययन किया था. इन्होंने क्या कहा था, एक शब्द दिया था म्यूटेशन. म्यूटेशन को बताया कि म्यूटेशन इज द रिजल्ट ऑफ द इवोल्यूशन. म्यूटेशन कंटिन्यू होता रहे तो एक नया स्पीसीज बन जाता है, इवोल्यूशन हो जाता है. अर्थात इन्होंने गिवन दिया था, एक शब्द और दिया था जिसका नाम था साल्टेशन. साल्टेशन इज द ह्यूज म्यूटेशन. बहुत बड़ी मात्रा में जब म्यूटेशन हो जाता है तो इसको हम लोग साल्टेशन कहते हैं. अर्थात जब पॉपुलेशन के स्तर पर देखा जाता है, दैट इज कॉल्ड एज द साल्टेशन. राइट. द लास्ट एक पचवा बचा हुआ, इसको सुन लीजिएगा, तो जानना है, बाकी कुछ नहीं है. जो पचवा वाला था मॉडर्न सिंथेटिक. मॉडर्न सिंथेटिक, इसको कुछ समझना है तो यही जान लीजिए, जैसे इसमें म्यूटेशन हो सकता है. ठीक है ना, जैसे इसमें म्यूटेशन हो सकता है, जैसे इसमें आप देखेंगे तो आपको जेनेटिक ड्रिफ्ट हो सकता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो सकता है. जैसे आप देखेंगे इसमें बता देंगे भैया क्या, जेनेटिक माइग्रेशन कह सकते हैं. जेनेटिक माइग्रेशन भी इसी में समझ लेना है आपको. जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा और नेचुरल सिलेक्शन भी होगा. ठीक है, तो ये सब इसी के अंतर्गत पढ़ना है. इसको आगे आएगा तब इसको एक्सप्लेन कर देंगे. बहरहाल इतना आपको जानना है कि मॉडर्न सिंथेटिक वाले में म्यूटेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक माइग्रेशन, जीन रिकॉम्बिनेशन है, नेचुरल फिटनेस है, नेचुरल सिलेक्शन है. ये तमाम चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी. ओके दोस्तों, तो इतना आज का हमारा लेक्चर होगा. बाकी मिलते हैं नए लेक्चर के साथ. वीडियो को अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा और लाइक कमेंट से जरूर करिएगा. मिलते हैं नए लेक्चर के साथ. तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.